अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और 9th क्लास बायोलॉजी में अब हम डिस्कस करने लगे हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हम बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस किस तरीके से किस किस तरह से, जिस तरह एक हमारे पास एक इमारत होती है, जिस तरह हमारे पास एक बिल्डिंग होती है, तो उसके कुछ लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। यानी अगर आप बड़ी पिक्चर से देखें, पूरी बिल्डिंग से देखें, तो बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो फ्लोर्स होते हैं, हर फ्लोर के अंदर जो है वो रूम्स होते हैं, हर रूम के अंदर जो है वो दीवारें होती हैं, हर दीवार के अंदर जो है वो ब्रिक्स मौजूद होते हैं, और ब्रिक्स जो है वो ख़ुद मिलके बने होते हैं सीमेंट से और पत्थरों से और बजरी से। बिल्कुल इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो मल्टीपल जो है वो लेयर्स से मिलकर बनी होती है। तो इन लेयर्स को हम जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। तो इन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें देखना है कि किस तरीके से छोटे से बड़े और फिर बड़े से बड़े और फिर बड़े से बड़े यूनिट्स जो है वो बनते जाते हैं और फाइनली जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो वजूद में आते हैं। हमें पता है कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से बने होते हैं। सेल थ्योरी जो है वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर शायद आप पढ़ेंगे। जो सेल थ्योरी है वो बेसिकली ये कहती है कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सेल से मिलकर बने होते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बुनियाद जो है वो सेल्स होते हैं, और सेल्स के अंदर का जितना भी मटीरियल होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटीरियल है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है। ये सारा का सारा मटीरियल जो कि मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ये सारा का सारा मटीरियल जो है ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यही सारे जो है वो फंक्शंस जो है वो परफॉर्म होते हैं इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बुनियाद जो है वो सेल है, बट सेल जो है वो खुद जो है वो बेसिक यूनिट तो कहलाता है, बट स्टिल सेल जो है वो खुद छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। तो कहानी जो स्टार्ट होती है वो बेसिकली स्टार्ट होती है एटम से। एटम किसे कहते हैं? हमारे पास एटम जो है वो टाइनी पार्टिकल होता है, मैटर का छोटा सा पार्टिकल होता है जिससे मैटर मिलके बनता है। अब मैटर किसे कहते हैं? तो मैटर बेसिकली कहते हैं हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे, वज़न क्या बेसिकली मास जो है वो रखे, उसे हम मैटर का नाम देते हैं। तो कोई भी चीज़ है कि जिसका कोई ना कोई मास है और जिसका जो है वो कोई ना कोई वॉल्यूम है, जो जगह घेरती है और वज़न रखती है, उसे हम मैटर का नाम देते हैं। तो मैटर जो है ये उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है, जिस तरह बिल्डिंग का सबसे छोटा यूनिट जो है हमारे पास वो ब्रिक है, ईंट है, बिल्कुल इसी तरह मैटर, कोई भी मैटर जो है उसका जो छोटा यूनिट होता है वो कहलाता है एटम। साइंटिस्ट का ख्याल ये था पहले कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और एटम जो है उससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं है, लेकिन बाद में इन्हें पता लगा कि एटम खुद जो है वो मिलकर बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से। तो इससे पीछे अगर आप चले जाएँ तो यहाँ पे आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल जाएंगे। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो जब डिस्कवर किए गए तो वो 3 थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो साइंटिस्ट को लगा कि भाई यही सबसे छोटे पार्टिकल्स होंगे, लेकिन अब जो है वो साइंस कहती है कि भाई ये प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये खुद जो है ये कुछ और छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं जिन्हें क्वार्क्स का नाम देते हैं। खैर, कहानी बहुत पीछे चली जाएगी, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ से। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब बनते हैं तो उनसे मिलकर एक सिंगल यूनिट बनता है जिसे हम एटम का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है या कार्बन है या हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, ये सारे के सारे जो हैं ये एटम्स हैं। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर आपने देखा है तकरीबन 100 से ऊपर के करीब जो है वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि ग्रुप्स के अंदर और कॉलम के अंदर लगे हुए हैं। बट मैंने आपको बताया था कि हम बायोलॉजी के अंदर सारे का सारा नॉन लिविंग स्टफ़ जो है ना वो स्टडी नहीं करते। हम सिर्फ उन चीज़ों की बात करते हैं जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। तो हम उन एटम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो लाइफ के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। तो 100 से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके अंदर 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं लाइफ के साथ एसोसिएटेड हैं और ये वाइटल है लाइफ के लिए, यानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। उनमें से भी 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिन्हें एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी ये वो एलिमेंट्स हैं जिनसे ज़्यादातर बॉडी हमारी मिलकर बनी हुई है। जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है और प्रोटीन है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन तो मेनली होता ही है, साथ में ऑक्सीजन भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। प्रोटीन्स के अंदर भी मिल जाएंगे, लिपिड्स के अंदर भी मिल जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी मिल जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी मिल जाएंगे। नाइट्रोजन जो है ये आपको प्रोटीन्स के अंदर मिल जाएगा और यूजुअली ये उसके अंदर मिलता है DNA और RNA के अंदर। सल्फ़र जो है ये आपको मिल जाएगा प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा फास्फोरस जो है ये आपको ATP के अंदर मिल जाएगा जो कि एनर्जी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और ये DNA के अंदर और प्रोटीन्स के अंदर मिल जाएगा। तो ये वो 6 एलिमेंट्स हैं जो कि मेनली ज़्यादातर बॉडी का जो हिस्सा है हमारा वो बनाते हैं। बट इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हैं, 6 के अलावा बाकी 10 एलिमेंट है जो कि ट्रेसेस में ज़रूरी होते हैं, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं, बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। फॉर एग्जांपल, अगर आप आयरन की बात करें, ठीक है, तो आयरन जो है
ये इसके अंदर आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आयरन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाना है। सिमिलरली कॉपर है, कॉपर जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए ज़रूरी होता है। सिमिलरली जिंक चाहिए होता है, सिमिलरली पोटेशियम चाहिए होता है, सोडियम चाहिए होता है, क्लोराइड चाहिए होता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ के लिए। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तमाम एटम्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर छोटे यूनिट के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं। अब केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा है कि जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं तो उससे मॉलिक्यूल बनता है। फॉर एग्जांपल एक ऑक्सीजन है हमारे पास, तो ये ऑक्सीजन का एटम है। अगर 2 ऑक्सीजन मिल गए तो ये डाइऑक्साइड बन गया, खाली 2 ऑक्सीजन डाइऑक्साइड बन गया, या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह से एक हाइड्रोजन जो है वो एटम है और 2 हाइड्रोजन मिल गए तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो एटम्स जो हैं वो जब कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। अभी जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, इनकी 2 टाइप्स होते हैं। पहली बात तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटे, मैक्रो का मतलब होता है बड़े। तो अगर आप बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, 6 कार्बन के एटम हैं, 6 ऑक्सीजन के एटम हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल तो है। वैसे तो अगर सिर्फ 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम भी मिल जाए तो ये भी मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। बट अभी हम इससे थोड़े बड़े लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये है तो बड़ा, बट स्टिल जो हमारे पास लिविंग बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनके मुकाबले में ये काफ़ी छोटा है। तो ये कंसिडर किया जाएगा माइक्रो मॉलिक्यूल के तौर पे। तो ग्लूकोज हो गया, ठीक है, जिससे आगे जाकर सारे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। आपका जो सेलुलोज है जो प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है वो इससे बनता है। आपका जो ग्लाइकोजन है जो कि एनिमल्स स्टोर करते हैं फूड को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो वो इससे बनता है। स्टार्च जो प्लांट्स स्टोर करते हैं फूड, वो इससे बनता है। इसके अलावा ठीक है, अमाइनो एसिड, हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं वो छोटे से स्ट्रक्चर से मिलकर बनती हैं। ये वो स्ट्रक्चर होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ COOH लगा हुआ है और एक तरफ R लगा होता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये अमाइनो एसिड का, ये डिटेल में पढ़ेंगे हम। ये स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का है। तो अमाइनो एसिड ऑल्दो दिखने में आपको बड़ा मॉलिक्यूल लग रहा है, लेकिन ये बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है, ये छोटा मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में जो यूजुअली हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। लाइक प्रोटीन के मुकाबले में अगर आप देखें तो प्रोटीन में इस तरह के सैकड़ों होते हैं, सैकड़ों भी हो सकते हैं, हज़ारों भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फैटी एसिड्स, फैटी एसिड जो है ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे आगे जाकर लिपिड्स बनते हैं, बड़े वाले लिपिड्स बनते हैं। तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनमें बहुत सारे एटम्स होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से, यानी अगर आप हज़ारों ग्लूकोज मिला दें तो उससे बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा जिसको आप नाम देंगे सेलुलोज का। तो अब सेलुलोज जो है ना वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट की, तो ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। सिमिलरली अमाइनो एसिड इस तरह के 100-200 मिला दें तो आपके पास प्रोटीन्स बन जाएगी। इस तरह के स्ट्रक्चर मिला दें फैटी एसिड तो आपके पास लिपिड्स बन जाएंगे। तो लिपिड्स, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो एटम्स जब मिलते हैं हमारे पास तो उनसे जो स्ट्रक्चर बनता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। पहले छोटे मॉलिक्यूल जिन्हें आप माइक्रो मॉलिक्यूल कह लें और उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल। अब मैक्रो मॉलिक्यूल देखें, लिपिड है, लिपिड की एक टाइप होती है जो फॉस्फोलिपिड कहलाती है, जो कि सेल की मेम्ब्रेन्स के अंदर पाई जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल आता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बाद, वो यहाँ पर दिया हुआ है सेल का। तो सेल का जो लेवल है वो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल के बाद आता है। देखिए होता क्या है, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें प्रोटीन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें लिपिड्स हैं और जिसमें न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये जब आपस में मिलते हैं डिफरेंट कॉम्पोजिशन के अंदर तो इनके मिलने से हमारे पास बनते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम ऑर्गेनल्स का नाम देते हैं। तो सेल से पहले यहाँ पर बुक के अंदर तो सेल दिया हुआ है, लेकिन सेल से पहले सेल बेसिकली एक बड़ा यूनिट है और उसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका अपना एक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका बेसिक अपना एक स्ट्रक्चर है और उसका अपना एक फंक्शन है। वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इस तरह के मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्बिनेशन है। इस तरह के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिले तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका अपना एक काम है और अपनी एक शक्ल है। बिल्कुल इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका अपना एक स्ट्रक्चर है, इसका अपना एक फंक्शन है। सिमिलरली राइबोसोम्स, अपना स्ट्रक्चर है, अपना एक फंक्शन है। तो ये सारे कहलाते हैं ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो आपके पास बनते हैं ऑर्गेनल्स। जब ये ऑर्गेनल्स सारे कंबाइन होकर काम करना शुरू करते हैं तो तब ये मिलकर बनाते हैं एक सेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो डायरेक्टली सेल बताया गया है कि जब बायोमॉलिक्यूल साथ काम करते हैं एक सस्पेंशन के अंदर तो वो प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। मैंने बताया था कि सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर साइटोप्लाज्म है
और न्यूक्लियस है, तो इस सब को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कॉम्पोजिशन है। मैंने आपको बताया था कि पहले जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनल्स, और डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो हैं जब ये फंक्शन करते हैं तो इसे हम नाम देते हैं सेल का। ठीक है, तो कुछ कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कम ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, बट सेल जो है बेसिकली वो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनल्स का नाम देते हैं। तो कहानी एटम से स्टार्ट हुई थी, एटम के बाद मॉलिक्यूल पर गई। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और इसके अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल डिफरेंट तरह से मिलते हैं और ये मिलकर बनाते हैं क्या, ये मिलकर बनाते हैं बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स जब सारे के सारे मिल जाते हैं तो आपके पास एक सिंगल यूनिट बनता है जो कि बेसिक यूनिट कहलाता है लाइफ का, दैट इज़ नोन एज सेल। ठीक है, तो सेल के ऊपर कहानी जो है वो आकर यहाँ पर रुकी है। तो सेल जो है हमारे पास बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सेल थ्योरी कहती है कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब की बुनियाद जो है वो सेल है। यानी अगर आप इंसान के अंदर झांकना शुरू करें तो सबसे अभी आप इंसान को देख रहे हैं, इसका कोई बॉडी का पार्ट अलग करें, उसके बाद बॉडी के पार्ट के अंदर से कोई सैंपल निकालें, उस सैंपल को माइक्रोस्कोप के अंदर रखें तो आपको नज़र आएगा कि वो सैंपल छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बना होगा, और वो स्ट्रक्चर बेसिकली कहलाता है सेल। अब मैंने आपको पहले भी बताया है पिछली वीडियो के अंदर, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर शायद, कि सिमिलर सेल जब मिलते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इसी तरह के और सेल मिलेंगे और ये मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे। तो सिमिलर सेल्स जो हैं जब ये मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो ग्रुप कहलाता है टिश्यूज़। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मसल के जो सेल्स हैं वो सेल्स आपस में मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बना लेंगे, वो मस्कुलर टिश्यू कहलाएगा। न्यूरॉन्स जो हैं वो एक और तरह के सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लिया, उनके साथ मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेंगे तो ये कहलाएगा टिश्यू। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के सिमिलर टाइप के सेल्स जो हैं, मिलते जुलते टाइप के जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक अदद ग्रुप बनाते हैं, वो टिश्यू कहलाता है। अब डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ जो है ना वो आपस में मिलते हैं और अरेंज होकर एक अदद स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गन, और उस ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल स्टमक है, तो स्टमक जो है बेसिकली एक ऑर्गन है। अब इस ऑर्गन के अंदर, एक स्टमक के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ पाए जाएंगे। क्या कौन से टिश्यूज़ पाए जाएंगे, उसके अंदर मसल्स पाए जाएंगे तो वो मस्कुलर टिश्यू हो गया। ठीक है, उसके अंदर कुछ नर्व्स पाई जाएंगी तो वो नर्वस टिश्यू हो गया। उसके अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज़ होंगे जिनका काम होगा एसिड सीक्रेट करना। ठीक है, तो वो एसिड सीक्रेट करने वाला उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो एक टिश्यू हो गया। कुछ ऐसे टिश्यूज़ होंगे जिनका काम उस स्टमक की प्रोटेक्शन है, तो वो प्रोटेक्शन वाले टिश्यूज़ हो गए। तो डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ हैं जो कि मिलकर कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसका एक फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है डाइजेशन। तो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ जो हैं वो मिलकर एक अदद यूनिट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गन। ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, बड़े लेवल के ऊपर हम जा रहे हैं तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन, डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स जो हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर सकें। वो पूरे के पूरे ऑर्गन का ग्रुप जो है वो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जांपल स्टमक जो है वो उससे ऊपर वाला जो पाइप होता है उसे हम एसाफेगस कहते हैं। ठीक है, ये एसाफेगस है, ठीक है, और ये स्टमक है। तो एसाफेगस, ठीक है, स्टमक, उसके बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे के सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, इनका एक काम है, इनका काम है डाइजेशन। तो ये डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स जो हैं ये मिलकर कंबाइन हो गया और इन्हें एक सिस्टम बना लिया जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। इसी तरह के और सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए अलग सिस्टम है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए अलग सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन के लिए अलग सिस्टम है। ठीक है, मसल्स का अलग सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम जब मिल जाते हैं तब जाकर एक बड़ा यूनिट बनता है जिसे आप कहते हैं फुल बॉडी या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर उल्टा जाएँ हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर हम जाएं तो ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर लें, इन्होंने लाइन दिया हुआ यहाँ पे, पैंथेरा लियो इसका ये साइंटिफिक नेम है। इंसान की अगर हम बात करें तो इंसान जो है एक पूरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। अगर आप इसके अंदर झांक के देखेंगे तो आपको डिफरेंट तरह के ऑर्गन सिस्टम नज़र आएंगे, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। हर सिस्टम जो है उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन उनका एंड गोल जो है ना वो एक ही होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो इसाफेगस है उसका काम अलग है, उसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। जो स्टमक है उसका काम है डाइजेस्ट करना। एसिड होता है उसके अंदर, डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट वर्क होता है, बट ओवरऑल जो फंक्शन है वो डाइजेशन है। वो ये है कि लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में तोड़कर उसे एब्जॉर्ब करना।
तो एंड गोल जो है ना वो एक होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शन जो है वो ऑर्गन्स का होता है। तो ऑर्गन्स जो है, रिस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो लंग्स जो है वो एक ऑर्गन है, ट्रैकिया जो है वो एक अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्रोंकाई जो है वो एक अलग स्ट्रक्चर है। सो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर जो हैं ये मिलकर एक अदद सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो डायफ्राम जो है वो इसके अंदर आता है, डायफ्राम वो मसल होता है जिसके ऊपर ये लगे हुए होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन के अंदर काम आता है, ठीक है जी। तो ऑर्गन सिस्टम के अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं। किसी एक ऑर्गन को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको उसके अंदर टिश्यूज़ मिलेंगे। मैंने आपको स्टमक की एग्जांपल दी थी, ठीक है। स्टमक को अगर आप उठा के देखेंगे तो एक टिश्यू होगा जो कि इसकी कवरिंग होगी, जो कि एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। फिर एक इसके अंदर मसल वाला टिश्यू होगा, फिर इसके अंदर नर्व्स होंगी, ठीक है, नर्वस टिश्यू हो गया। फिर इसके अंदर एसिड सिक्रेट करने के लिए कोई टिश्यू होगा, इसके अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कोई टिश्यू होगा। तो ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ जो हैं ये किसी ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं। टिश्यू के अंदर अगर आप झांक के देखेंगे तो आपको सेल्स जो हैं वो नज़र आएंगे। सेल के अंदर अगर आप झांक के देखेंगे तो ऑर्गेनल्स नज़र आएंगे। ऑर्गेनल्स को आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो मैक्रोमोलिक्यूल नज़र आएंगे। मैक्रोमोलिक्यूल को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइक्रोमोलिक्यूल नज़र आएंगे, और माइक्रोमोलिक्यूल को सिंप्लीफाई करेंगे तो एटम नज़र आएगा। तो ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो है फ़िलहाल यहाँ तक हो गई। हम एक सिंगल ऑर्गेनिज्म तक पहुँच गए, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियली एटॉमिक लेवल थी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बाद हम गए मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर यानी माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल तक। उसके बाद थर्ड टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो सेलुलर लेवल के ऊपर थी। सेल बना, सेल से फिर टिश्यू बना, टिश्यू से फिर ऑर्गन बना, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बना, और सिस्टम से फिर एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। फिर इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो टेक्सोनॉमिक लेवल के ऊपर होती है। टेक्सोनॉमी के बारे में मैंने बताया था कि ये वो ब्रांच होती है कि जिसके अंदर आप क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना, ये टेक्सोनॉमिक लेवल, ये टेक्सोनॉमी के अंदर किया जाता है। तो अब एक आपके पास जब ऑर्गेनिज्म बन गया तो अब आप उसे फर्दर जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। किस तरीके से? हमारे पास एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं स्पीशीज़। स्पीशीज़ जो है ना ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है टेक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, यानी क्लासिफिकेशन का ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। हम क्या करते हैं स्पीशीज़ के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, यानी दिखने में सिमिलर हो, उनकी बॉडीज़ जो है या उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर हो। एंड नंबर 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, यानी आपस में रिप्रोड्यूस करके बेबीज़ पैदा कर सकें, ऐसे बेबीज़ जो कि फर्टाइल हों, यानी वो आगे भी अपनी जनरेशन कंटिन्यू कर सकें। तो इंसानों की अगर हम बात करें तो इंसानों में जो मेल है, ठीक है, और जो फीमेल है, ठीक है, उनकी बॉडी डिफरेंट नज़र आती है थोड़ी बहुत, बट स्टिल मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। देखिए सिमिलर का वर्ड यूज़ किया गया, एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो एक्सटर्नली भी मेल और फीमेल में डिफरेंस होते हैं और इंटरनली भी मेल और फीमेल में डिफरेंस होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर है, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो 90%, 95%, 98% सिमिलर है, 2% डिफरेंसेस होंगे। तो सिमिलर है मॉर्फोलॉजिकली मेल और फीमेल। दूसरी बात, दे कैन इंटरब्रीड, मेल और फीमेल आपस में इंटरब्रीड करके बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं, यानी जो आगे भी रिप्रोडक्शन के काबिल होते हैं। और दूसरा, अगर आप इनके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स देखें, कोई सेल निकालें, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो वो अगर आप काउंट करें तो मेल और फीमेल में बराबर होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें साथ रखा जाता है एक यूनिट के अंदर, उसे नाम दिया जाता है स्पीशीज़ का। तो स्पीशीज़ जो है ये सबसे छोटा यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का। इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, दिखने में सिमिलर होते हैं और इंटरब्रीड करके प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिर हम आगे जाके डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। जो सिमिलर होते हैं उनको एक स्पीशीज़ का नाम दे देते हैं। तो इंसान जो है वो एक स्पीशीज़ कहलाते हैं। कैट्स जो हैं वो एक स्पीशीज़ है, डॉग्स जो है वो एक स्पीशीज़ है। इनके अंदर सब स्पीशीज़ भी होती हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ भी होती हैं, बट सिंप्लीफिकेशन के लिए आप समझ लें कि वो एक स्पीशीज़ है। उसके बाद एक बड़ा लेवल आता है, किसी भी एक स्पीशी के मेंबर जो हैं, फॉर एग्जांपल इंसानों की अगर हम बात करें, और वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहे हैं। हैबिटाट बेसिकली कहते हैं एनवायरनमेंट को, एक ख़ास तरह का एनवायरनमेंट जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। तो एक स्पीशी के मेंबर जो हैं वो अगर किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं तो उसे हम नाम देते हैं पॉपुलेशन का। फॉर एग्जांपल एक कमरे के अंदर इंसान है कुछ, तो वो इंसानों की पॉपुलेशन है, ठीक है। दूसरे कमरे के अंदर कुछ कैट्स है तो वो कैट्स की पॉपुलेशन है। एक कमरे के अंदर डॉग्स है तो वो डॉग्स की पॉपुलेशन है। इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि भाई एक ग्रुप है पैरट्स का जो कि एक ट्री के ऊपर मौजूद है, तो वो पैरट्स की पॉपुलेशन है, ठीक है। पैरट्स एक स्पीशी है और उस स्पीशी के समझ लें 10-12 मेंबर्स हैं, 50 मेंबर्स हैं जो कि एक ट्री के ऊपर मौजूद हैं, तो वो एक पैरट की पॉपुलेशन है। ये बेसिकली यूनिट्स जो है ना वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ये टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं टेक्सोनॉमी के अंदर। इससे बड़ा लेवल जो होता है वो होता है कम्युनिटी का लेवल। कम्युनिटी के अंदर देखें, स्पीशी पॉपुलेशन लेवल के अंदर आप एक स्पीशी की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी के अंदर एक से ज़्यादा स्पीशी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि एक रूम है कि जिसके अंदर इंसान है,
ठीक है, एक रूम है कि जिसके अंदर कैट्स हैं, ये इनकी पॉपुलेशन है, और एक रूम है जिसके अंदर डॉग्स हैं। अब अगर मैं इन तीनों को एक ही रूम के अंदर ले आऊँ, ठीक है, ह्यूमन, कैट्स और डॉग्स, तो अब ये 3 तरह की स्पीशी जो हैं ये एक ही रूम के अंदर आ गई हैं, तो अब ये कम्युनिटी कहलाएगी। तो डिफरेंट स्पीशी के मेंबर जो हैं जब वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रह रहे होते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे होते हैं, तो हम उसे कम्युनिटी का नाम देते हैं। तो पैरट्स थे सिर्फ, ठीक है, दरख्त के ऊपर, तो वो पैरट्स की पॉपुलेशन थी, ठीक है। अब वहाँ पर डव्स आ गई, ठीक है, या वहाँ पर पिजन्स भी आ गए, तो अब डिफरेंट तरह के बर्ड्स आ गए हैं एक ही ट्री के ऊपर, तो अब ये कम्युनिटी कहलाएगी। अब ये बर्ड कम्युनिटी कहलाएगी, अब ये पैरट की पॉपुलेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब 3 तरह की पॉपुलेशन है। उसके बाद आता है इकोलॉजिकल सिस्टम। पॉपुलेशन के अंदर या कम्युनिटी के अंदर आप लिविंग की बात कर रहे थे, जब आप लिविंग को नॉन लिविंग के साथ जोड़ देते हैं तो हम उसे नाम देते हैं इकोसिस्टम का या इकोलॉजिकल सिस्टम का नाम देते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भी कम्युनिटी अगर है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हमेशा अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जाहिर है नॉन लिविंग इन्वायरमेंट क्या है, पानी है, सनलाइट है, मिट्टी है, हवा है, तो इन्हें सर्वाइवल के लिए तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हम जब इंट्रैक्शन स्टडी करते हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग थिंग से अफेक्ट हो रहे हैं, उनका क्या रोल है उनके ऊपर, उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये बेसिकली जो है वो आता है इकोसिस्टम के अंदर या इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। क्योंकि किसी भी एरिया के अंदर सनलाइट कितनी आती है, किसी भी एरिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है, सॉइल कैसी है वहाँ की, विंड कितनी चलती है वहाँ पे, ठीक है, फूड क्या क्या मौजूद है, ये तमाम चीज़ें आपको स्टडी करनी होती हैं, तमाम चीज़ें इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर आती हैं। एंड देन द लार्जर यूनिट इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बेसिकली कहते हैं ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है, इससे थोड़ा सा ऊपर और इसकी सरफेस से थोड़ा सा नीचे, ये वो एरिया है कि जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें मौजूद है जो लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ तक गैस का बबल है, ठीक है, यहाँ तक गैसेस मौजूद हैं, इससे ऊपर गैसेस नहीं है, तो यहाँ तक लाइफ एग्जिस्ट करती है, और सरफेस से थोड़ा सा नीचे, तो ये पूरा एरिया जो है ये कहलाता है बायोस्फीयर। सारे के सारे इकोसिस्टम इसी के अंदर आते हैं, सारी की सारी लाइफ जो है वो बायोस्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा कोई लाइफ मौजूद नहीं है। तो अब इस डायग्राम को थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली थी ऑर्गेनिजम्स तक, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो है, अब देखें ये एक लाइन है, ठीक है, अब इसके मेंबर्स एक जगह पर रह रहे हैं, सो ये आपके पास पॉपुलेशन हो गई। उसके बाद इस जगह पे लाइंस एंड ज़ीब्रास हैं, तो ये 2 पॉपुलेशन हो गई, तो इनको मिलाकर हमने कम्युनिटी कह दिया, ठीक है। लाइन और ज़ीब्रा अपने इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। इस इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ के दूसरी प्लांट स्पीशीज़ भी आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन लिविंग कंडीशंस हैं वो भी आ जाएंगी, तो वो सारा का सारा इकोसिस्टम के अंदर आता है। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज़ बायोस्फीयर, जहाँ जो कि पूरा वो एरिया है कि जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज़ दिस इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे आगे यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, वो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर करवाऊँगा।